नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस वीडियो टेस्ट सीरीज में एंटायर कोर्स का रिवीजन कराया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। यहाँ पर आपको 15 आरओ के टेस्ट मिलेंगे, आपको 10 पीसीएस के टेस्ट मिलेंगे और 5 आपको सीसैट के टेस्ट भी मिलेंगे। 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा क्लास। अगर आपको इस पूरे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, सत्य कथन पूछा गया है। पीलीभीत जिले की सीमा नेपाल तथा उत्तराखंड से मिलती है। किससे? नेपाल और उत्तराखंड से मिलती है बोला गया है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए क्या दिया गया है आपको, सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से मिलती है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ये यूपी स्पेशल का प्रश्न हो गया। तो ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आरओ एआरओ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, पीलीभीत की जो सीमा है वो नेपाल और उत्तराखंड दोनों से सटी हुई है, बिल्कुल सही है। अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगी। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, द बॉर्डर ऑफ द सहारनपुर इज अटैच्ड विद द उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? सी आपका सही उत्तर है। अब हम इसको मैप में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्लास, ये आपको यूपी का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम पीलीभीत को लोकेट करें तो पीलीभीत कहाँ पर है आपका? ये है पीलीभीत, ये पीलीभीत है। पीलीभीत अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर कर रहा है? यहाँ उत्तराखंड आपको दिख रहा है, यहाँ नेपाल दिख रहा है। ठीक है, इसको और जूम करके देखना है तो आप इस स्लाइड में देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? ये पीलीभीत है। ठीक है, और इधर उत्तराखंड और इधर नेपाल, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आपकी परीक्षा में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपाल के साथ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट यूपी के अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप देख रहे होंगे, मैं स्लाइड के इधर आती हूँ ताकि चीजें आपको और क्लियर हो। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये कौन सी बाउंड्री है? ये नेपाल के साथ बाउंड्री है। तो इधर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके हैं सब नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पीलीभीत दिख रहा है, फिर लखीमपुर खीरी दिख रहा है, बहराइच दिख रहा है, श्रावस्ती है, इधर बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने मोबाइल में गूगल पे जाके यूपी का मैप देखिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैप डालिएगा, वहां पर आप एक बार इस चीज को जरूर देखिएगा। पेपर में प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं यूपी स्पेशल के, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में आपसे मेंस में ही ये प्रश्न पूछ ले कि नेपाल के साथ संबंध क्यों हमारा और मजबूत होना चाहिए, तो उस पर आप बताएंगे हमारे इतनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये सब चीजें आप लिखेंगे वहां पर तो आपके आंसर्स और अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेपाल के साथ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इधर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये चीज क्लियर हो गई। और अगर आप देखेंगे पीलीभीत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तराखंड के साथ और नेपाल के साथ दोनों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी प्रश्न में जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार प्रश्न को हम फिर देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या दिया था? सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से मिलती है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को भी एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। मैप के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगी। यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है? ये है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर कर रहा है? उत्तराखंड के साथ। क्लियर होगा? ठीक है, इधर आपका क्या है? इधर हरियाणा है
और इधर हिमाचल प्रदेश है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा जो सहारनपुर है वो अपनी बाउंड्री हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ शेयर कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अभी और प्रश्न बताऊंगी तो उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। दूसरे प्रश्न को, अब दूसरे प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिले को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लेक्चर में कई बार एक्सप्लेन की है और बताया भी है। अगर आपने ध्यान से लेक्चर्स देखे होंगे तो इसका उत्तर आपने अभी तक बता लिया होगा। क्या बोला है? उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के ही सबसे कम जिलों को स्पर्श कर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको हरदोई दिया गया है, फिर ललितपुर दिया गया है, एटा दिया गया है और शामली दिया गया है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है उसको मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ललितपुर। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपनी बाउंड्री खाली उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झांसी। यहाँ पे मैप में हम इसको भी देखते हैं एक बार मैप में आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर था। ठीक है, मैप देखिए। मैप में यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा? ललितपुर दिख रहा होगा। ललितपुर दिखा? ठीक है, ललितपुर जो है वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट कौन है? झांसी है। तो याद रखिएगा ललितपुर। याद रहेगा ना क्लास? कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था महोबा और हमीरपुर के बारे में। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कैनाल के बारे में बताया था। किस कैनाल के बारे में बताया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं। कल हमने थोड़ा सा आपको टेस्ट में हमीरपुर और महोबा के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। तो उस कैनाल का क्या नाम है? ए से स्टार्ट होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। चलिए यहाँ पे तो हमने डिस्कस कर लिया ललितपुर जो है एकमात्र डिस्ट्रिक्ट झांसी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर डिस्कस ही करें सोनभद्र, सोनभद्र भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सोनभद्र जो है वो अपनी बाउंड्री किन किन स्टेट्स के साथ शेयर करता है? बिहार के साथ, याद रखिएगा। फिर इसके बाद इधर आप देखेंगे झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपनी बाउंड्री मैक्सिमम स्टेट्स के साथ शेयर करता है? तो वो सोनभद्र है। बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? तो ये भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ये भी पॉइंट जो बताया है मैंने। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं जरा। दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है। यहां पर ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा? तो सबसे पहले आपको गौर झील दिया है, फिर कुंद्रा समुद्र दिया है, फिर बेला सागर दिया है और बल्हा पारा दिया है। तो ये भी जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन है सब यूपी के ही हैं। तो अभी तक हमने यूपी स्पेशल के ही प्रश्न को डिस्कस किया है। तो बताइए यहाँ पर गौर झील, कुंद्रा समुद्र, बेला सागर, बल्हापारा। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हम इस प्रश्न को 3 कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी क्लास का आज का तीसरा प्रश्न है, ना कि 5वां प्रश्न है। तो ये तीसरा प्रश्न है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। गौर झील की अगर हम बात करेंगे तो वो रामपुर में है। ए का फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे कुंद्रा समुद्र की तो वो उन्नाव में है। बेला सागर की बात करेंगे तो वो महोबा में है और बल्हापारा की बात करेंगे तो वो कानपुर में है। तो 1 2 3 4 आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कहाँ दिया गया है? 1 2 3 4 तो वो सी में दिया गया है। सी सही उत्तर है। ठीक है, एक बार व्याख्या भी देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, यहाँ पर गौर झील जो है वो रामपुर में है, कुंद्रा समुद्र जो है वो उन्नाव में है, बेला सागर महोबा में है और बल्हापारा जो है वो कानपुर में है। अब यहाँ पर देखिए क्लास, जो लेक से रिलेटेड प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आरओ एआरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो ये सारी लेक जो यूपी में है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को मैं अभी आपको क्लास में बता दे रही हूँ, कुछ आप बाद में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है वो तो पार्वती अर्ड का
की है, ठीक है, ताल। तो यहाँ पर याद रखिएगा पार्वती अर्गा जो ताल है वो कहाँ पर है, वो गोंडा में है, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ा ताल याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, शाहजहांपुर में है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद रखें रामगढ़ ताल, तो आजकल न्यूज में रहता ही है, ये कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है। बकीरा झील भी परीक्षा में कई बार पूछा है, ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है, याद रखिएगा। करेला की अगर हम बात करेंगे झील, तो ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। ये सब पूछे गए जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपके परीक्षा में। लेकिन आपको पढ़ना सारा है, देखिए पढ़ना आपको सारा है, एक बार 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो दिमाग में याद हो जाएगा, वो याद हो जाता है। 2-3 बार अगर देखेंगे रात में सोते समय, या 3-4 दिन भी लगातार देख लिए तो याद हो जाएगा, उसके लिए नहीं परेशान होना है। लेकिन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उसको एक बार मैं बता दे रही हूँ। जैसे सुरहा ताल पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है, ये बलिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सुरहा ताल याद रखना, आपको पार्वती याद रखना है। फिर इधर बखीरा आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर करीला, रामगढ़ ताल, ये सारे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो भूलने की गलती मत करिएगा। और सब भी आप पढ़िएगा जरूर, लेकिन पढ़ सबको लीजिएगा एक बार क्लास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए। फिर हम दूसरी स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ लेख्स दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सोनभद्र याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर राम ताल याद रखिएगा, ये मेरठ में है। रामगढ़ ताल जो है वो कहाँ पर है, वो गोरखपुर में है, लेकिन रामताल की जब हम बात करेंगे तो वो मेरठ में है, ठीक है। गौर झील याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, ये रामपुर में है। ये सब परीक्षा में पूछा गया है आपका। और इसमें से कोई पूछा गया है, देखो सागर ताल याद रखिएगा, बदायूं में है, बदायूं में है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं, इस पर ज्यादा समय नहीं वो करते हैं। चौथे प्रश्न को, वो आपका तीसरा प्रश्न था, गलती से वहां पर 5वां प्रश्न लिखा था, उसको आप सही कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको गोल दिए गए हैं और उस गोल में क्या दिया गया है वो बोला गया है, तो ध्यान से देखिएगा। एसडीजी गोल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले भी मैंने आपको बताया है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी गोल हैं सब याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोल 1 में बोला गया है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता की समाप्ति की बात की गई है। लक्ष्य 6 जो है वो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। लक्ष्य 11 में बोला गया है जलवायु परिवर्तन। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका नहीं करेक्टली मैच्ड है, नॉट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला जो है वो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है, निर्धनता की समाप्ति की बात की गई है। 6वें की बात करेंगे, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात 6वें में नहीं की गई है, 5वें में की गई है, ठीक है। और गोल नंबर 11 अगर देखें तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज दिया गया है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज आपका 13 है शायद। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बोला गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो सही उत्तर 2 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, ठीक है। इतना क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देख लीजिए सारे गोल्स, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो इसको जरूर याद कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गरीबी को खत्म कर देंगे। गरीबी को खत्म कर दोगे जब गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे तो वो अपना भरपेट खाना खाएंगे, तो भूखमरी खत्म हो जाएगी। भूखमरी खत्म हो जाएगी जब लोगों को प्रॉपर खाना मिल जा रहा है तो उनकी हेल्थ क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर गुड हेल्थ और वेलबींग हो गई, ठीक है। अब लोगों की भुखमरी भी खत्म, मतलब गरीबी खत्म, उनको खाना मिल जा रहा है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जा रही है, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वहां पर उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तो अब बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अब जैसे ही जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने लगेंगे तो ये जो जेंडर इक्वालिटी है वो बढ़ेगी ना, लड़के और लड़कियों में भेद जो होता है वो भी खत्म होने लगेगा, तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतना याद हो गया होगा ना। कैसे याद हुआ, सबसे पहले हमने
भुखमरी खत्म की, भुखमरी खत्म की तो प्लेट में खाना आ गया, प्लेट में खाना आ गया तो आपने खाना खाया तो आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई तो अब आप अपने बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे जहां पर उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन जब उनको मिलेगी तो ये जो जेंडर इक्वालिटी है वो आपकी बढ़ेगी, भेदभाव जो लड़का लड़कियों में है वो खत्म होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हमको पीने के लिए स्वच्छ पानी भी चाहिए और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं वो उसको हम थोड़ा अफोर्डेबल बनाते हैं, हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं, हम बार बार बोलते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करिए। ठीक है, सोलर पैनल्स का यूज करिए, विंड एनर्जी को प्रमोट करिए। तो यहाँ पर हम क्लीन वाटर देंगे, पानी स्वच्छ देंगे, ऊर्जा का जो स्रोत है वो भी स्वच्छ ही रखेंगे हम। तो ये छठवां सातवां हो गया। ठीक है, फिर आठवें में डिसेंट ग्रोथ होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ होगा। जब इकोनॉमी ग्रोथ होगा, जब इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी और अच्छा होगा, रोड अच्छा बनेगा। ठीक है, हॉस्पिटल अच्छे बनेंगे, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो 9th होगा। 10 में क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है वो भी रिड्यूस होगी। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा 5वें में हमने जेंडर इक्वालिटी की बात की है। ठीक है, और 10वें में हम यहां पर भी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करें। ऐसा तो नहीं है जो गरीब है वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए पढ़ाई के, चाहे हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हम सोशल रिसोर्सेज की बात करें, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज की, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो 5 और 10 याद रखिएगा। 11वें में अभी हमने देखा सस्टेनेबल सिटीज की बात हम करते हैं। और 13वें में अब देखिए 13th, 14th, 15th। ठीक है, यहां पर जब हम हवा की बात करेंगे, एयर की बात करेंगे तो हम क्लाइमेट की बात कर लेंगे, ऐसे याद रखिएगा। तो क्लाइमेट एक्शन की। चौथे में पानी के नीचे, लाइफ बिलो द वाटर। ठीक है, और यहां पर लाइफ ऑन लैंड, तो ये याद रखिएगा। ये आपका एयर से रिलेटेड है तो 13वां आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ये आपका पानी से रिलेटेड है तो आपका लाइफ बिलो द वाटर हो जाएगा। और ये लैंड से रिलेटेड है, लाइफ ऑन द लैंड हो जाएगा। और 16 तो आपका पीस एंड जस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। और 7वें में तो आपको पता, अच्छा यहां पर मैंने 11वें के बाद 13 बता दिया, 12 मैंने आपको नहीं बताया ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने नहीं डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये हमारी ड्यूटी भी तो है यहाँ पर। जब हम रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात करते हैं तो हम अपने भी तो कुछ ड्यूटीज की बात करते हैं, जैसे रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। ठीक है, रीथिंक, ये सब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले आप सोचिए आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है, क्या आप किसी भी चीज को रीयूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब आपका 12वें में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। और 17th में हम पार्टनरशिप की बात करते हैं पूरे गोल्स को फुलफिल करने के लिए। देखिए क्लास, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 15, 16। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पर 5, ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। 6 वाला पूछा गया था, ये वाला जो आपका 6th है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो क्लीन वाटर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। पर्पस यही है आपको बताना कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपके मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न अब हम देखते हैं। समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपको चुनना है? असत्य स्टेटमेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला आपको दिया गया है यह परियोजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। दूसरा आपको दिया गया है इस परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संस्थान है। तो यहाँ पर आपका कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना जो है वो 1999 में आई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ये आपका गलत है। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसमें नहीं है, ये एजेंसी इसको नहीं इंप्लीमेंट करती है, तो फॉल्स पूछा गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर देखिए, जब हम समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका 1999 में शुरू किया गया, लेकिन इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी जो थी वो भारतीय वन्यजीव संस्थान थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर था। अब हम 6 प्रश्न को देखते हैं। गोलन हाइट के नाम से जाने
जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में चर्चित रहता है। मेनली यहाँ पर पूछा गया है कि गोलन हाइट आपका कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस प्रश्न में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम मैप में देखें यहाँ पर, तो देखिए ये गोलन हाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीरिया दिख रहा होगा, इधर इजराइल दिख रहा है, ठीक है, इधर जॉर्डन और इधर लेबनान। तो अगर आप मैप में इसको देखेंगे गोलन हाइट वाले एरिया को, तो ये आपका मिडिल ईस्ट में आता है। बी आपका सही उत्तर है, छठवें का बी। न्यूज में रहता है तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सातवें प्रश्न को अब हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। खैरातदार कौन थे, बताइए खैरातदार कौन थे पूछा गया है। फरगाना के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, शाही महल का मुख्य संरक्षक हुआ करता था, एक अधिकारी जिसे हिसाब किताब रखने को परीक्षण दिया गया था, और या शाही फरमान का प्रेषक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, खैरातदार का। तो ABCD में से 1 2 3 4 में से आपका सही उत्तर क्या है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया है 2023 में। ये UPPCS 2023 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है शाही फरमानों का प्रेषक, को हम क्या कहते थे, खैरातदार कहते थे, ठीक है। खैरात यहाँ पर जो ये शब्द है इसका मतलब ही थैली से रिलेटेड होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं। अब तक भारत में 2 बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा, बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 360 में दिया गया है। ये चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन क्या अभी तक भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है, नहीं लगाई गई है। तो दूसरा जो ऑप्शन आपका दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहला आपका सही है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। आसान प्रश्न था ये, पॉलिटी का एक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 9वां प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा, शोर कमेटी के बारे में तटीय समिति का गठन हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अगर आप समय लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कामागाटा मारू इंसिडेंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये आपका जो था वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल पोत था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सी होगा, ठीक है। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात के नृत्यों में डांडिया, गरबा, भवाई और पधार विश्व में प्रसिद्ध है, और सलामा, चालक, टिक्की तथा कंगीरी कढ़ाई के कुछ खास प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको दोनों को आराम से पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पर जो बोला गया है सलामा, चालक, टिक्की तथा कंगीरी जो है ये कढ़ाई के प्रकार है आपके, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स है, स्पेशल टाइप्स। और गुजरात के नृत्यों में डांडिया, गरबा, भवाई और पधार विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है क्लास वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 11वां प्रश्न। इस्पात संयंत्र की बात की गई है और इसे हमें सुमेलित करना है। राव केला दिया गया है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भिलाई लौ, दुर्गापुर और बोकारो की बात की गई है। तो बताइए राव केला की बात करेंगे तो राव केला कहां पर है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, एकदम सही है। ए का फर्स्ट तो एक ही जगह दिया गया है। भिलाई की अगर हम बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में है। और बोकारो की हम बात करेंगे तो ये झारखंड में है। तो सही उत्तर क्या हो गया, 1 2 3 4, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब यहीं पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपसे डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए
पेपर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राउरकेला कहां पर है, तो आप आराम से बता देंगे ये कहां पर है, ये आपका उड़ीसा में है, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि राउरकेला किस कंट्री की सहायता से स्टैब्लिश किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, जर्मनी की। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर भिलाई की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और ये किसके हेल्प से बना था, रशिया की, याद रखिएगा। फिर जब हम दुर्गापुर की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, और ये किसकी मदद से बना था, ये ब्रिटेन की मदद से, याद रखिएगा। और इधर बोकारो की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, झारखंड में है, और किसकी मदद से बना था, रूस की। तो परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इधर कुछ और आपको स्टील प्लांट्स के बारे में दिया गया है, उनको देख लेते हैं। जैसे विजयनगर स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ये कर्नाटका में बेल्लारी जिले में है। बेल्लारी जिला याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बेल्लारी कहां पर है, तो ये कर्नाटका में है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, संयन की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। और दातेरी की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पर बेल्लारी याद रखेंगे आप कि बेल्लारी कहां पर है, ये आपका कर्नाटक में है, परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे दातेरी भी याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ये कहां पर है, ये उड़ीसा में है। तो जो भी लोकेशन मैं आपको बता रही हूँ ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछे भी गए हैं अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है तो। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न है ये। ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड ट्राइब्स, ठीक है, विश्व की जो जनजाति है वो भी, और भारत की जनजाति भी, और यूपी की जनजाति भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, हलाम नोटिया जनजाति की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है त्रिपुरा, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो 12वें का सी सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ ट्राइब्स के नाम आपको दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे मिजोरम की बात करेंगे तो गारो खासी जयंतिया, वहां पर रेंजेस भी हैं और वहां पे ट्राइब्स भी हैं, ये भी आपको पता होगा। कुकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लुसाई भी पूछा गया है, याद रखिएगा। मिकिर भी याद रखिएगा। ठीक है, नागालैंड में मिकिर, कुकी, नागा। मेघालय में हम बात करेंगे तो ये गारो खासी जयंतिया, ये वाले जो ट्राइब्स हैं, गारो खासी जयंतिया जो रेंज है वो कहां पर है, मेघालय में ही है ना, तो ये आपको पता होगा। तो ये जो रेंज है वहीं पर आपके जो ट्राइब्स है गारो खासी जयंतिया वो मिलते भी हैं। ठीक है, और मेघालय के ये सब नेबरिंग स्टेट है, तो गारो खासी जयंतिया जयंती जो ये ट्राइब्स है वो आपकी मिजोरम भी उसमें मिलेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में कभी आपको दे दे कि गारो खासी जयंतिया और आपको एक मेघालय दे दे फिर मिजोरम दे दे, तब आप मेघालय में टिक लगा के आएंगे। ठीक है, मुख्यतः ये लोग मेघालय में पाए जाते हैं। चलिए सिक्किम में बात करेंगे तो लेप्चा, भूटिया, लिम्पू। लेप्चा, भूटिया ये सब पूछा गया है, लेप्चा पूछा गया है, भूटिया पूछा गया है, लिम्पू पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब त्रिपुरा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे चाकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, ये सब आपके संथाल। अरुणाचल प्रदेश में डफला पूछा गया है परीक्षा में, अरुणाचल प्रदेश का डफला पूछा गया है, गुजरात का डाफर पूछा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जब डाफर की बात करेंगे तो वो आपका गुजरात है, डफला की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, असम में बोरो, मिकिर पूछा गया है। ठीक है, और हाजोंग तो नहीं पूछा गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, पास्ट ईयर्स के पेपर्स जब आप देखेंगे तो वहां पर कुछ ट्राइब्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको एक जगह आप नोट कर लीजिए, एटलीस्ट आप उनको याद कर लेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हो सकता है परीक्षा में अगर सुमेलित करने को दे तो आप आसानी से एलिमिनेट करके आंसर पे, सही आंसर पर आ सकते हैं। देखिए क्लास, ट्राइब्स एक ऐसा चैप्टर है, मैं आपको ये नहीं कह सकती ना कि आप भारत में जितने भी ट्राइब्स हैं सब याद कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं या फिर कोई नए ट्राइब्स अभी पूछ लिए गए हैं लास्ट पेपर में, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए, ताकि अगर वो फिर से रिपीट हो तो आप आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर सके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न देखिए, गोत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस काल में आई थी, तो बताइए।
हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर यह आसान प्रश्न है। गोत्र की अवधारणा की अगर हम बात करेंगे तो ये पोस्ट वैदिक पीरियड में आई थी। सी आपका सही उत्तर है, 13वें का सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 14 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार कीजिए, इस पंथ के अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, गारो तथा हैजाम आदिवासी भी शामिल थे। इसका नेता करम शाह टीपू था। ठीक है, इस पंथ का विद्रोह जमींदारों के खिलाफ हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये किस विद्रोह के बारे में बताया जा रहा है। तो बताइए, यहाँ पे अगर आप करम शाह का नाम देख रहे हैं तो आपको दिमाग में आ रहा होगा ये किस विद्रोह से रिलेटेड है। बताइए, ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो विद्रोह है ये आपके पागलपंथी विद्रोह से रिलेटेड है। इसमें हिंदू, मुसलमान, गारो सभी लोग शामिल थे। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं क्लास। यहाँ पर देखिए क्या है, मौर्य शासक बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। जैन ग्रंथों में इसे सिंह सेन भी कहा गया है। ठीक है, टालमी द्वितीय ने प्लूटार्क को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो देखिए, जब हम बिंदुसार की बात करते हैं तो उसे अमितघात कहा गया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जैन ग्रंथों में इन्हें सेन भी कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन टालमी द्वितीय ने प्लूटार्क को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे पूछा गया है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ओनली 3 आपका सही उत्तर होगा, सी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया इसका नाम सिंह सेन जैन ग्रंथ तथा भद्रसार वायु पुराण में भी था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये किसके बारे में बोला गया है, ये बिंदुसार के बारे में बोला गया है। तो सिंह सेन इन्हें जैन ग्रंथों में बोला गया है और भद्रसार इन्हें वायु पुराण में बोला गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी परीक्षा में लास्ट ईयर 2023 में ही एक प्रश्न बना था जिसमें पूछा गया था कि मौर्य काल के बारे में वायु पुराण में मेंशन है, कुछ इस तरीके से प्रश्न था, याद नहीं आ रहा मुझे ढंग से। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया ना कि भद्रसार किससे बोला गया है, बिंदुसार को बोला गया है, वायु पुराण में बोला गया है। तो इसका मतलब वायु पुराण से हमें मौर्य कालीन मतलब युग के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो ध्यानपूर्वक एक एक स्टेटमेंट को पढ़ा करिए। दूसरी चीज आप देखिएगा, यहाँ पर सीरिया के शासक जो एंटियोकस थे, उन्होंने अपने दूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं, किस शासक ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। तो किसने की थी, अकबर ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, या फिर मुबारक शाह ने की थी। दीवाने खैरात किस चीज से रिलेटेड था, हॉस्पिटल से रिलेटेड था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और एक आसान प्रश्न है। तो 16वें का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 17 प्रश्न। 17 प्रश्न को देखिए, अब्दुल रजाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। तो बताइए, देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के, या फिर वीर विजय के शासन में। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो अब्दुल रजाक जो है वो विजयनगर आया था कृष्णदेव राय द्वितीय के समय में। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे 17 का। ठीक है, अब देखिए क्लास, यहाँ पर ना आप इस क्रोनोलॉजी को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप हरिहर और बुक्का का नाम याद रखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखा गया है पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 18वें प्रश्न में। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा समाप्त करने की घोषणा के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है,
who was not among the leader who reacted against the Gandhiji announcement of ending the non-cooperation movement after the चौरी चौरा इंसिडेंट। आपको ये पता होगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने क्या कह दिया था कि मैं 1 साल के अंदर आपको स्वराज दिलवा दूंगा, ये भी बात कह दी गई थी। लेकिन बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है, चौरी चौरा कांड, जिसमें कि जो पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं ये हिंसक रूप ले रहा है, इस वजह से मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता हूँ। जिसके चलते जो बहुत से लीडर्स थे जो कि अभी महात्मा गांधी को सहयोग दे रहे थे, उनके साथ थे, वो थोड़ा सा उनसे खफा हो जाते, रुष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मेनली जब हम कांग्रेस को देखते हैं तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है। प्रो चेंजर्स क्या थे? जो अब चेंजेस लाना चाह रहे थे, ठीक है, जो कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, हम एक पार्टी बनाएंगे और असेंबली में अब जाएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हम असहयोग आंदोलन को अब नहीं फॉलो करेंगे, अब हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी के थ्रू हम असेंबली में जाएंगे और वहां पर अपनी आवाज उठाएंगे। जैसे कि मोतीलाल नेहरू, ठीक है, CR दास, इन लोग ने 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी का गठन किया ना, और स्वराजिस्ट पार्टी का मेन एजेंडा ही यही था कि हम अपनी बात अब असेंबली में बैठकर पहुंचाएंगे। और नो चेंजर्स में ऐसे थे जो कि अभी भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था, सहयोग आंदोलन की जो बातें थी उनको अभी भी फॉलो करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आपको मोतीलाल नेहरू, CR दास, यहाँ पे लाला लाजपत राय, सरदार पटेल का नाम दिया गया है और दिया गया है हु रिएक्टेड अगेंस्ट द गांधी जी अनाउंसमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। यहाँ पर किस प्रश्न दूसरा है आपका, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किसने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दी थी। तो यहाँ पर आपके सरदार पटेल ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। और अगर हम देखेंगे तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने भी आगे चल के स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार। ए आपका सही उत्तर है। देखिए चौरी चौरा घटना जो कि आपकी पता है आपको 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है, के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा के विरुद्ध लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बहुत से लोगों को महात्मा गांधी का यह निर्णय सही भी नहीं लगा था। अतः कांग्रेस पार्टी जो थी वो 2 भागों में बट गई, जो कि मैंने आपको बताया, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो यही है स्वराजिस्ट पार्टी का जो गठन था वो 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पार्टी का जो पूरा नाम था वो क्या रखा गया था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये उसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, जैसे भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना, ठीक है, गांधी जी के द्वारा दिए गए असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, ब्रिटिश हुकूमत के कार्यों को रोकना। मेनली ये क्या चाह रहे थे, ये काउंसिल परिषद में प्रवेश कर सरकारी बजट को रद्द करना, ये इनके कुछ वो दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई क्लास, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई क्लास। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर आपका सही उत्तर सरदार पटेल था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न। 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना कहां की गई थी? तो यहां पर बताइए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीडी सावरकर द्वारा की गई थी ना। और यहाँ पर कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ। तो उत्तर आपका सही क्या होगा? महाराष्ट्र में। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। भारतीय क्रांतिकारी संगठन के नाम, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। मित्र मेला की जब हम बात करेंगे तो 1899 में इसका गठन किया गया। यहाँ पर सावरकर ब्रदर थे। ठीक है, याद रखिएगा, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा 1899 में मित्र मेला, जो कि आगे चल के आपका अभिनव भारत ही बनेगा। ठीक है, अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो 1902 में, याद रखिएगा, बरिंद कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इनका नाम, और पुलिन दास का नाम आप याद रखिएगा, बंगाल में परीक्षा में पूछा गया है। अभिनव भारत 1904 सावरकर, ठीक है, महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आप सभी को पता है 1924 सचिन नाथ सान्याल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे। और यहाँ पर बाद में ना
इसी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में ही ये सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया गया था। तो इसी से भगत सिंह भी जुड़े थे। युगांतर समिति की बात करेंगे तो 1906 में, याद रखिएगा, बीके घोष, ठीक है, और भूपेंद्र नाथ दत्त, और अजुमाने मोहिबानो बाने वतन की अगर हम बात करेंगे तो वो सरदार अजीत सिंह। तो ये आपके, अगर आप लूसेंट भी पढ़ते होंगे, पतली सी जो बुक आती है उसमें भी पीछे ये सारी चीजें दी गई है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसको आप वहां से याद कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। यहाँ पर आपको कुछ षड्यंत्र दिए गए हैं। चटगांव शस्त्रगार हमला, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र और गदर पार्टी। तो गदर पार्टी से कौन रिलेटेड था बताइए? यहाँ पर लाला हरदयाल। तो डी का फर्स्ट 3 जगह दिया गया है, वेरी गुड। और देखते हैं हम लोग काकोरी की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो बी का फोर्थ यहां दिया गया है, ठीक है। लाहौर की बात करेंगे तो यहां पर जतिन दास, सी का सेकंड ये दिया गया है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ, और भी अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आज की क्लास में आपको हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास। धन्यवाद।